you should try to learn how to convince other, how to persuade other, how to convince other, how to use rhetoric, and how you can convince. If you are convincing other, it means that you, as long as you are convincing other, persuading other, it means you are true. यानी वहां पे ट्रुथ का क्या स्टैंडर्ड बना हुआ है कि उन लोगों के नजदीक यही है कि जो ज्यादा किसी को परसुएट कर लेता है वो असल में एक गुड इंसान है, वही इंटेलिजेंट है। हाँ जी, इनको क्या कहा जाता है सॉफिस्ट को? वाइज मैन, प्रूडेंट मैन और इंटेलिजेंट मैन, स्किल्ड मैन, ट्रेनर। तो ये वहां पे फिर रहे होते थे और ये लोगों को इस तरह टीच करते। और इन लोगों ने क्या किया, लोगों की जो ट्रुथ, जो ट्रू स्टैंडर्ड था वो खत्म कर दिया। यानी सच्चाई को बिल्कुल इन्होंने मिटा दिया कि कोई चीज जो है वो रियलिटी नहीं है, कोई चीज जो है वो ट्रूथ नहीं है। देयर इज नो ट्रूथ एंड वी हैव टू जस्ट परसुएड अदर, हमें कन्विंस करना लोगों को। उसके बाद ये डिफरेंट थे, जैसे इसमें डिफरेंट नाम है, जैसे पैथिगोर, ये नाम लिखे हुए हैं, जैसे ट्रेम्सी मैकस है एक, 459 और 400 बीसी इसकी एज है, ये भी सोफिस्ट था। इसके अलावा और दीगर सोफिस्ट थे जो उन्होंने हायर किए हुए थे, और वो सोफिस्ट जो थे वो लोगों को जगह जगह जाके टीच करते थे। When Socrates learned all these things, he started questioning people. Even people are going, even he goes to the certain sophist philosophers, he goes to them, and after that he started asking questions. He says that he knows everything, and he started asking them, what is truth? What is truth? They are baffled, they are confused, and he said that when you do something, where are you coming? He says that I'm coming by just by serving my parents. Then he asked that what you get by serving your parents? He said that I get contentment. He said, what is contentment? He said that I don't know. He said, you know? And then he replied, I don't know as well. So this way he take the person with him and he goes to other person. This way he goes place to place and in a way to convince them. उनको कहता था सेल्फ एनालिसिस करो। फिर वो इस तरह के क्वेश्चन करता, कहता कि आप इन गॉड और गॉडेसेस को मानते हैं, इन स्टैचूज को मानते हैं, ये बनाए हुए हैं, तो इनका कहता फायदा क्या है? फिर इसके अलावा फिर वो मजीद कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन पूछने लग गया। यानी वो नौजवानों से उनसे क्वेश्चन पूछता कि एक डॉक्टर है एक साइड पे इस तरह के वो क्वेश्चन रेज करता है। एक साइड पे एक मिठाई बनाने वाला है, एक साइड पे एक डॉक्टर है, आप किसको वोट देंगे? यानी जो डॉक्टर है वो ये कहेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास इतना नॉलेज है। तो मिठाई बनाने वाला जो है वो कहेगा कि ये आपको खाने से रोक देता है, ये क्या करता है, ये वो करता है, मैं देखें आपको मिठाई खिलाता हूँ, आपको ये खिलाता हूँ। और वो चूंकि उनको कन्विंस कर लेता तो इसका मतलब ये है कि वो मिठाई खिलाने वाला ठीक है। तो इस तरह ना वो उनको कन्विंस करता कि यू शुड डू सेल्फ एनालिसिस, और लोगों को कहता कि ओनली थिंग आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इतना पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। और वो कहता था सारे लोगों को सेल्फ एनालिसिस करें। ये बात फिर फैलती गई वो इस तरह। फिर वो कहता है कि अगर आप किसी से वोट लेना चाहते हैं, वो डेमोक्रेसी पे भी क्वेश्चन करता। उसने कहा कि आप अगर किसी से वोट लेना चाहते हैं तो आप क्या वोट, एक पढ़ा लिखा शख्स है और अनपढ़ शख्स है, उसका वोट बराबर हो जाएगा? यानी एक बंदा ट्रेन ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है क्या गुड है क्या बैड है, यानी सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, रियलिटी क्या है, अगर उसे पता ही नहीं है तो कैन यू थिंक दैट दिस सिलेक्शन इज गुड? he can have a good selection? क्या वो अच्छी सिलेक्शन कर सकता है एक बंदा जिसको नॉलेज ही नहीं है ट्रूथ और बैड का, गुड और बैड का? तो आप पहले तो उसे सिखाओ ना, उसे सेल्फ एनालिसिस करो, उसको एक फिलोसोफर बनाओ, उसको एक स्कॉलर बनाओ, उसको एक गुड बैड सिखाओ, तो फिर उसके बाद आप उसके सामने रखो कि ये सिलेक्शन करो। तो वो बंदा सिलेक्ट कैसे कर सकता है? फिर वो मिसालें देता है डिफरेंट कि आप लोग एक आप जहाज का सफर करने लगे हैं, तो जहाज का सफर करने के लिए कहता है कि आप किसी एक्सपर्ट से पूछोगे या किसी लेमैन से पूछोगे कि भाई मौसम कैसा रहेगा, जहाज इधर से गुजर जाएगा, कैसे जाएगा, शिप का सफर कैसे, सी फेरर से पूछे हुए, या आप किसी लेमैन से पूछोगे, या जो सफर के बारे में जानता है, तूफानों के बारे में जानता है, अप डाउन के बारे में जानता है, समंदर के जजर को जानता है, यानी जो अप डाउन और वेव्स को, या वो शिप का उसको नॉलेज है, उससे पूछोगे या लेमैन से पूछोगे। इस तरह वो उनको क्वेश्चन करता। तो इस तरह उसके खिलाफ फिर एक कैंपेन को चलाते हैं, और अल्टीमेटली 500 लोग जो हैं वो वहां पे गैदर्ड होते हैं। और उसका आइडिया क्या था? वो कहता था कि ओनली थिंग आई नो नथिंग, और सेल्फ एनालिसिस जो है कहता है वो ओरिजिन है नॉलेज का। और वो कहता है कि डाउट इज द ओरिजिन ऑफ नॉलेज, कि अगर आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो यू शुड डाउट। तो डाउट क्या मीन टू से, जो उनके सामने रियलिटी लोगों को दिखाई जा रही थी, जो रियलिटी थी नहीं, वो किंग्स के लिए बनाई जा रही थी। तो यहाँ पे कोई गुड बैड नहीं होती, आप बस कन्विंस कर ले, जो कोई लेमैन भी कर जाए तो वो कामयाब है।
यानी वहां पे रेट्रिक और इस तरह की लोगों को कायल करना, ये सोफिस्ट सिखा रहे थे। तो ये उनके एंटी चलता है। अल्टीमेटली वो वहां पे कलेक्शन होता है 500 लोगों का, और उसमें 250 राउंड अबाउट जो लोग होते हैं, 200 कोई इसको वोट देते हैं, कुछ इसके खिलाफ अगेंस्ट ज्यादा इसके वोट देते हैं। यानी हो इसके सपोर्टर भी काफी थे, इसके स्टूडेंट जो इसके फॉलोअर हो, जिनको ये कन्विंस करता, जिनको डोर टू डोर जाके टीच करता, सोक्रेटिक मेथड के लिए टीच करता। इसने सोक्रेटिक मेथड का की फाउंडेशन रखी, और अल्टीमेटली फिर इसको वो क्या करते हैं, हेमलॉक कहते हैं, या तो आप बैनिश हो जाएं हमारे कंट्री से, या फिर ऐसा करें कि हेमलॉक पी लें। तो उसको मशवरे देते हैं इसके दोस्त के, आप हेमलॉक ना पिए, आप बैनिश हो जाएं। तो उसने कहा कि अगर मैं हेमलॉक नहीं पीता, डर जाता हूँ आज, तो इसका मतलब है कि मैं फिर आपको रॉन्ग टीच करता रहूं। मेरा फलसफा जो है, जो मैं इन सोफिस्ट के अगेंस्ट टीच कर रहा था, वो सारा फेल हो जाएगा। तो ये हेमलॉक पी के अपनी जान दे देता है। उसके बाद प्लेटो जो है, इसकी डेथ के बाद जो इसका प्यूपल था, स्टूडेंट था, वो बड़ा परेशान होता है, और काफी देर तक वो परेशान रहता है, और वो छोड़ दे जाता है कुछ अरसा के लिए उस वो इलाके को। उसके बाद वो दोबारा वापस आता है, आके लैटिन अपनी प्लेटो अकेडमी सेटअप करता है। वहां उसकी अकेडमी में बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं स्टूडेंट, और अल्टीमेटली उसको अरिस्टोटल भी ज्वाइन करता है, जो कि उसका स्टूडेंट होता है। वहां वो लोगों को फलसफा सिखाता है, आइडियलिज्म सिखाता है। कहते हैं कि बड़े बड़े जो फिलासफर हैं वो इसके इसके कायल हैं। बहुत सारे जो मजहबी लोग हैं, स्पेशली आप अगर क्रिश्चियन के जो बड़े बड़े थॉमस एक्विनस जो है, जैसे क्रिश्चियन फिलासफर है, तो वो भी इससे मुतासर है। यानी जो प्लेटो का फलसफा है उससे बड़े लोग मुतासर हुए। उसने कहा था कि असल दुनिया जो है ना, असल रियलिटी जो है ना, वो फिजिकल रियलिटी नहीं है। जो आपको नजर आती है ये डिके होने वाली, ये चेंजिंग होने वाली, लिख लें। उसने बताया कि एक होती है फिजिकल रिलम, और एक होती है रियलिज्म, कहता है रिलम ऑफ फॉर्म। यानी एक होती है, उसने कहा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक होती है फिजिकल वर्ल्ड। सिंपल वर्ड्स में लिख लें, एक साइड पे आप लिख लें फिजिकल वर्ल्ड, और एक साइड पे लिख लें स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो कहता है जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है ना, वो रियलिटी है। मिसाल के तौर पर कौन सी रियलिटी है? स्पिरिट की रियलिटी है, रूह की रियलिटी है, आइडियाज की रियलिटी है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद वो कहता है एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी, जैसे फीलिंग की है, लव की है, इमोशन की है, रिवेंज की है। ठीक है। ये सारी वो कहता है रियलिटी है। ये फॉर्म है। आपको कभी गुस्सा नजर नहीं आता, लेकिन गुस्सा वजूद रखता है। लव आपको नजर नहीं आता, लेकिन लव अपना वजूद रखता है। ठीक है। इसमें वो बहुत सारी फिर मिसालें देता है, कन्विंस करता है कि वाकई ये चीजें जो है अपनी रियलिटी रखती हैं। उसमें स्पिरिट है, इंसान की रूह है। और फिर उसमें कहता है दूसरी जो फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें वो कहता है वो चेंज होती है, वो इम्परफेक्ट है, वो डिकेइंग है, वो नॉट रियल है, और वो कहता है फेक है, वो जस्ट इमेजेस हैं, वो पुतले हैं। वो फिर उसने केव थ्योरी दी लोगों को मजीद कायल करने के लिए। एक फिजिकल, जैसे वो फिजिकल रिलम है, दूसरी कहता है रिलम ऑफ फॉर्म। यानी एक फॉर्म की दुनिया है, और एक किसकी? फिजिकल दुनिया, जो आपको नजर आ रही है, प्रिंट जो चीजें नजर आ रही है, जिनको हम टच कर रहे हैं। कहता है ये डिके होने वाली। असल दुनिया आइडियाज की, ख्यालात की, फीलिंग की, थॉट्स की, ठीक है, गुडनेस की। तो इनको वो ज्यादा प्रमोट करता है, और इससे लोग इतने मुतासर होते हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे क्रिश्चियन मिथोलॉजी जो है वो भी इससे मुतासर है। क्रिश्चियन मजहब के लोग जो थे वो इससे बहुत ज्यादा मुतासर थे। और कुछ लोग तो कहते हैं इस्लाम के लोग जो है वो भी प्लेटो के जो बनाए हुए कॉन्सेप्ट हैं उससे काफी हद तक एग्री हैं। जैसे उसने दोज़ख और जन्नत का कॉन्सेप्ट भी दिया, पैराडाइज, हेवन और इस तरह का। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। उसने एक एग्जांपल दी इसको प्रूव करने के लिए, केव थ्योरी दी। केव थ्योरी वो सर सॉरी, लेकिन स्लाइड नहीं चल रही आपकी। स्लाइड से तो मैं अभी पढ़ा ही नहीं रहा माय डियर। अच्छा अच्छा, इट्स ओके। कह रहा हूँ कि आप लिख लें आइडियाज, अभी तो मैंने वो स्लाइड। जी, वो मैं लिख रही हूँ साथ साथ जी। उसके बाद वो डिस्कस करता है कि केव, कहता है केव के अंदर, प्लेटो कहता है कि लेट्स सपोज अगर केव है, केव में आप कहता है कुछ लोगों को बंद कर दें, और पीछे कहता है रोशनी हो, तो ऊपर आप कुछ पुतले रख दें, इमेजेस लटका दें। तो वो इमेजेस जब रोशनी पड़ेगी तो उनका साया जो है ना सामने दीवार पे पड़ेगा। वो जो लोग कहता है केव के अंदर बंद है, वो उसको समझते, क्योंकि उनके सामने, मैं उसकी पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा मेरे पास स्लाइड। अगर वो आपको कहता है सामने नजर आए, जो बैठे हुए लोग हैं केव के अंदर बांध है, बाहर उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो ऊपर देख रहे हैं, वो उनको रियलिटी समझ रहे हैं कि यही दुनिया है। कहता उसमें से एक आदमी निकल के बाहर आ जाता है, और बाहर वो आके देखता है, बाहर आके वो देखता है, उसे पता चलता है
कि ये जिसको मैं दुनिया समझता रहा हूँ, ये तो पुतले थे, ये तो इमेजेस थी। वो आके दूसरों को बताता है कि भाई मैंने बाहर देखा है, वो तो सारे इमेजेस हैं जिनको हम दुनिया समझते रहे, लोग समझते रहे हैं, चलते फिरते लोग समझते रहे। वो कहता है बिल्कुल इसी तरह है इंसान के अंदर, जो रियलाइज कर लेता है कि इंसान का मकसद होना चाहिए कि वो एक फिलोसफर बने। फिलोसफर के लवर ऑफ विजडम, वो विजडम गेन करे, वो नॉलेज हासिल करे, वो जाने कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। और उसने बहुत सारे आइडियाज किससे लिए? अपने उस्ताद सोक्रेटिस। ठीक है, उसने केव की थ्योरी दी। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक प्री सोक्रेटिक पीरियड था, उसको लिखने सोफिस्ट पीरियड। सोफिस्ट, उसमें सोफिस्ट मौजूद थे, वाइज मैन मौजूद थे, और वो डोर टू डोर जाते, और वो किसके लिए काम कर रहे थे? उस वक्त के प्रिंसेस के लिए, किंग्स के लिए, उनके लिए लोगों को मोटिवेट करते और उनको रेट्रिक और उनको परसुएट करना, उनको टीच करना, जैसे आजकल पॉलिटिकल लोग करते हैं और पॉलिटिकल स्पीचेस करते हैं। इसी तरह वहां पे उस वक्त मीडिया नहीं था, तो लोग उन्होंने हायर किए थे और वो पेड होते थे। सोफिस्ट, वो लर्नड मैन होते थे, वो लोग जगह जगह जाते थे। तो इस तरह सोक्रेटिस को चीजें पसंद नहीं आई और वो उनके एंटी चलता है, और अल्टीमेटली हुकूमत से वो जो गवर्नमेंट होती है प्रेजेंट, वो उसको वो अल्टीमेटली हेमलॉक पीना पड़ता है, उसकी डेथ हो जाती है। यानी उसके बाद आ गया प्लेटो। प्लेटो ने अपने आइडिया, प्लेटो की अल्टीमेटली डेथ होती है। प्लेटो 429 में पैदा हुआ बीसी में, और 347 में इसकी डेथ हुई है। 82 साल उम्र पाई है, बड़ा जवान था और एनर्जेटिक था, हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज। जैसे प्लेटोनिक उसका नाम है, तो प्लेटो मीन ही वाज अ बिग wrestler like, and he was a good teacher. He was a teacher of Aristotle. Aristotle ने उसको ज्वाइन किया, उसकी प्लेटो अकेडमी को, और वहां से वो लर्न करता रहा। उसके बाद उसका शागिर्द आता है, जिसको हमने अभी डिस्कस करना है, क्योंकि ये सारे रिलेटेड थे, मैंने इनको आपको डिस्कस इसलिए किया है। उसके बाद अरिस्टोटल, जो कि हमारा राइटर है, जिसको हमने स्टडी करना है। तो अरिस्टोटल ने बहुत ज्यादा नॉलेज कहाँ से हासिल किया है? प्लेटो अकेडमी से। प्लेटो अकेडमी के से हासिल करने के बाद वो अपने उस्ताद के सामने ही एक किस्म का उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। वो कहता है कि असल दुनिया वो है जहां हम रह रहे हैं, ये रियलिटी है। सो वी शुड नॉट टॉक अबाउट द आइडियलिज्म। उसने कहा कि पोएट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसने अपनी रिपब्लिक एक बुक लिखी, उसके अंदर उसने बैनिश किया। उसने कहा कि पोएट्स जो हैं वो अच्छे लोग नहीं होते, वो आइडियलिज्म, वो किस में रहते हैं, वो अपने ही फलसफे बताते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो ट्रूथ को फॉलो नहीं करते। तो इसलिए इनका इस नॉलेज का भी फायदा नहीं है पोएट्री का, और पोएट को वैसे भी मेरी रिपब्लिक जो मैंने बुक लिखी है इसमें इनका कोई इनका दखल नहीं है। तो वी शुड लिव इन the ideal world, but the poets are not good because they deviate people from the reality, from the truthness। यानी ट्रुथ से ही उनको दूर ले जाते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। जबकि जब अरिस्टोटल आता है तो वो उसको रिजेक्ट करता है। अरिस्टोटल कहता है कि पोएट्स जो है, पोएट्री जो है वो हिस्ट्री से बड़ी है, वो फिलॉसफी से बड़ी है। पोएट्री चूंकि अपने अंदर सिर्फ यही नहीं दिखाती कि जो सामने आती, मिसाल के तौर पर पोएट्री आपको नहीं कहती कि व्हाट इज एंड व्हाट वाज, कि ये क्या था और क्या है। आपको पोएट्री ये बताती है कि व्हाट इट ऑट टू बी और शुड बी, ये कैसी होनी चाहिए, इसकी आइडियल फॉर्म क्या होनी चाहिए, इसकी वो इंस्ट्रक्शन भी देती है साथ। तो ये किसने कहा आपको? ये आपको फर्स्ट टाइम अरिस्टोटल ने कहा, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो भी क्रिटिसिज्म में हम इसको डिस्कस करते हैं। 385 में पैदा हुआ है अरिस्टोटल, और 323 बीसी में इसकी डेथ हुई है। नाम है अरिस्टोटल, और ये शागिर्द थे किसके? अपने उस्ताद प्लेटो के ये शागिर्द थे। और इसने रियलिज्म का फलसफा दिया। पहले क्या फलसफा था? आइडियलिज्म का। आइडियाज की दुनिया, जो फक्टिशियस एब्स्ट्रैक्ट दुनिया, स्पिरिट की दुनिया है, ठीक है, इस दुनिया से जो रियलिटी, अब असल जो है, ये सारी चीजें वो क्या कहते हैं, अक्स है। यानी जिसने वो चीज बनाई है वो बेसिकली उसके माइंड में रियलिटी होती है। मिसाल के तौर पर वो फिर मिसाल देता है कि आप पिक्चर बनाएं, सारे एक एक पिक्चर बनाएं। तो कहता है कि हम सारे अगर पिक्चर बनाए, मैं और बना दूंगा और कोई और बना देगा और कोई और, तो हर बंदे के जैसे कहता है कि माइंड में पिक्चर होती है ना, वो उसकी प्रोजेक्शन दे देता है। तो असल जो चीज है वो उसके माइंड में होती है। रियलिटी जो है वो इंसान को कहीं और है, जो हमें नजर नहीं आती। असल वो चीज है, ये सारी दुनिया भी कहता है असल में ये वर्ल्ड भी जो है ये भी कॉपी है। बनाने वाले ने जिसने उसको क्रिएट किया है, असल जो इमेज है वो उसके माइंड में। जैसे कोई नक्शा बनाता है तो पहले उसके माइंड में आता है, कहता है, फिर वो नीचे उतार देता है। चेयर कहता है बनाए, तो चेयर जो पहले है बड़ाई जो है उसके माइंड में होती है, फिर वो नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो चीजें आप देख रहे हैं, फिर वो उसको उनके साथ रिलेट करके बताता है। फिलोसफर है ना, तो फिर उन चीजों को वो आपको परसुएट करता है, रेट्रिक यूज करता है और आपको कन्विंस करता है कि
कि भाई इस तरह ये चीजें हैं। स्टिगिरा ग्रीस के अंदर पैदा हुए हैं अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल जो थे फेमस डिसाइपल थे, स्टूडेंट थे प्लेटो के, और ये फर्स्ट टाइम इन्होंने थ्योराइज किया फाइन आर्ट्स को। पोएटिक्स के अंदर इन्होंने, इनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसके जो फुट नोट्स जैसे लेक्चर ये देते रहे हैं तो उसी को इकट्ठा करके उसको बुक बनाया है। पोएटिक के अंदर वो बताता है, डिस्कस करता है अबाउट ट्रेजेडी, कॉमेडी, एपिक, इन चीजों को डिस्कस करता है, जहां हमें कॉमेडी के बारे में इतना नहीं मिलता लेकिन हमें ट्रेजेडी के बारे में डिटेल हमें मिलता है। उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे प्लेटो के आइडियाज को। प्लेटो ने डिस्कस किया है, देखिएगा यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइड, अब स्लाइड नजर आ रही है? हाँ जी। अरिस्टोटल जो है हाँ जी जी आ रही है नजर। 334 बीसी में पैदा हुए हैं, 322 में डेथ हुई है। ग्रीक फिलोसोफर थे, ट्रेंड इन प्लेटोस एकेडमी, प्लेटो की एकेडमी में ट्रेन हुए और उसके बाद इन्होंने अपनी एकेडमी बनाई, लाइसियम। द लाइसियम आज भी आप देखते हैं, लाइसियम स्कूल लोगों ने नाम रखे हैं। रोड द फर्स्ट एक्सटेंट ट्रीटीज, ट्रीटीज का मतलब लिखें ऐसे, treatise on the poetry in the Western tradition, Poetics. Poetics is a fragmentary treatise without mentioning Plato's names or the charges Aristotle gave a defense. अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरिस्टोटल का बहुत सारा जो वर्क है वो जाया हो गया था, जैसे कॉमेडी के ऊपर वैसे नहीं मिलते आर्गुमेंट जैसे उसने ट्रेजेडी के ऊपर, ट्रेजेडी पे उसने फुल अपने आर्गुमेंट दिए ना, तो कुछ उसमें भी जैसे कथारसिस का जो जैसे वर्ड है ये भी अरिस्टोटल के वर्क से लिया गया है। कथारसिस का मतलब होता है परगेशन करना, जब आप बिल्कुल एक चीज जो अपने माइंड में लेकर बैठे हुए हैं तो अगर कथारसिस नहीं कर रहे तो यू आर मेडिकली अनफिट, you need to do your catharsis. For example, you're against somebody, okay, so you don't speak up, it means that you are taking something in your mind. Ultimately that will be very hard for you to hold all these feelings, and ultimately that will be very dangerous. As William Blake said, I have a doubt or a rage, I have a ill feeling for my friends, I told him all and I cleared my woes and doubts. I have ill feeling for my enemies, I watered it and ultimately that turned against it, and I watered it ultimately to grow and it bore fruit, and my foe ultimately ate it and he died. और मैंने अपने दुश्मन को अपना रैथ नहीं बताया, इन फीलिंग्स नहीं बताई, मैंने उसका परगेशन नहीं किया, उसे नहीं हुआ, वो एक दरख्त बन गया, वो एक फ्रूट एप्पल बन गया, वो मेरे दुश्मन ने खा लिया और अल्टीमेटली मैंने देखा कि वो नीचे मरा पड़ा था, उसकी डेथ हो गई थी। इट मीन कि मैंने उसको उसके खिलाफ यूज कर लिया। तो जो आपके दिल में होता है बात वो डिस्कस करते हैं तो उससे कथारसिस होता है। Aristotle poetics, in the Poetics, Aristotle presents his definitions of the genre, including the theories of catharsis. Into the Greek tragedy, everyone knew the story. The play were performed by means of wearing mask. यानी ये हमने पढ़ा हुआ कि wearing masks सारे जो हैं वो अपने प्ले को परफॉर्म करते थे। अच्छा जी, आगे इसको छोड़ दें। प्लॉट, कैरेक्टर्स, डिक्शन, थॉट्स, स्पेक्टिकल्स और मेलोडी। अरिस्टोटल ने जो डिस्कस किया है वो मैं आपको लिखवाता हूँ, उसको आप लिख लीजिए, उसको मजीद फिर हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, लिखें पोएटिक्स लिखें और पोएटिक्स के नीचे लिखें मेमेसिस। पोएटिक लिखें, पोएटिक के नीचे लिखें जैसे आपको मैंने सेंड भी किया हुआ उधर से लिखें, और नीचे लिखें मेमेसिस। मेमेसिस का मतलब होता है इमिटेशन, यानी हर चीज जो है वो क्या है, इमिटेशन है। वो कहता है मानता हूँ इमिटेशन, बट पोएट्री इज इमिटेशन, बट दिस इमिटेशन इज रादर क्रिएटिविटी। ये इमिटेशन क्रिएटिविटी है, बिकॉज थ्रू हिज ओन इंटेलेक्ट writer or the poet, he is giving something very individual, and at the same time his imitation while he is directing others to do good. Poetry does not mean what is and what was. Poetry is also meant what it should be and what it ought to be. Poetry ये भी बताती है कि कैसा होना चाहिए वर्ड। तो पोएटिक्स लिख के नीचे उसके निकालें, 3 निकालें हेडिंग, एक में मिमेसिस लिख लें, एक में लिख लें डिफरेंट जॉनरास और एक में लिख लें कथार्सिस। कॉलम सर, कॉलम में कॉलम बनाए 3। पोएटिक लिख के नीचे ड्रॉ कर लें उसके 3 लाइंस, यानी एक मेमेसिस लिख लें, दूसरा डिफरेंट जॉनरा लिख लें। आपके ग्रुप में मैंने सेंड किया हुआ है वो एक पेज है,
उसमें आ रही हैं वही चीज़। अच्छा, डिफरेंट जॉनरा, यानी एक मैंने इमेज सेंड की हुई है आपके ग्रुप में, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है सर राना, उसके उस पे लिख लें, उससे देख के लिख लें। अच्छा, इसमें देखें ट्रेजेडी जो है, ट्रेजेडी के उसने 6 एलिमेंट बताए हैं। हमने इन 6 एलिमेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करना है। किसी हद तक आपको पता है क्योंकि मैंने ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो डिस्कस भी की हुई हैं। और अगर मजीद आप मेरे लेक्चर्स को सुनना चाहें तो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर पड़े हुए हैं इससे रिलेटेड, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसको भी सुन लीजिएगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्लॉट, पहली बात है। दूसरा कैरेक्टर होता है, तीसरा डिक्शन है, तीसरा थॉट है, चौथा थॉट है, और पांचवा स्पेक्टिकल्स है और मेलोडी है। ठीक है, अब इनको जरा देखिएगा। सबसे पहले प्लॉट है। अरिस्टोटल ने कहा था कि प्लॉट जो है वो क्या है, प्लॉट बेसिकली वो कहता है कि सोल है किसी भी ट्रेजेडी की। इफ यू वांट टू राइट डाउन ट्रेजेडी यू नीड टू हैव द you have to get good plot. Once you find a plot, your tragedy can be found. You can write tragedy. So talk about the Shakespeare, he followed him. Even talk about the Euripides, Aeschylus, and Sophocles. They have worked according to the definition of the Aristotle. Aristotle की definition के ऊपर उन्होंने उसके मुताबिक लिखा है। और अगर देखा जाए तो अरिस्टोटल जो थे, अरिस्टोटल ने उस वक्त जो लिटरेचर मौजूद था, चाहे वो सोफोकली का हो, चाहे वो यूरिपिड का हो, या दीगर जो उसके अलावा बहुत ज्यादा राइटर थे, तो उन सारे राइटर्स को स्टडी करके उसने फिर ये पॉइंट आउट की थी ये बात कि ये चीजें एक अच्छी ट्रेजेडी के अंदर होनी चाहिए। उस ट्रेजेडी के अंदर क्या होना चाहिए, अच्छा प्लॉट होना चाहिए, अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, और डिक्शन अच्छा हो, और थॉट अच्छा हो, स्पेक्टिकल्स अच्छा हो, मेलोडी अच्छी हो। तो ये बनेगा कैसे अच्छा एक प्लॉट कैसे बनेगा अच्छा, एक कैरेक्टर अच्छा बनेगा, डिक्शन कैसे एक अच्छा डिक्शन बनेगा, विल डिस्कस वन बाय वन। सो टॉक अबाउट द प्लॉट। वी डिस्कस अबाउट सोफोक्लीज प्ले इडिपस रेक्स। इडिपस रेक्स में एक फॉर्चून टेलर उसको बताता है कि तुम बड़े होकर अल्टीमेटली अपने फादर को कत्ल करोगे, मां से शादी करोगे। यानी उसका प्लॉट यही है ना कि जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसके घर एक फॉर्चून टेलर उनको क्या बताता है कि नजूमी कि भाई ये बड़ा होके अपने फादर को मारेगा और अपनी मदद से शादी कर देगा। अब वो उससे बचने के लिए जब वो उससे निकलता है तो अल्टीमेटली अपने फादर के सामने आके उसे कत्ल कर देता है और अपनी मदर से शादी कर। देखें जी, प्लॉट आपके सामने, आपको भले कोई भी करेक्टर ना आता हो, आप ये स्टोरी मुझे किसी प्लेस पे भी सुना सकते हैं, ये इसका प्लॉट है। तो स्टोरी ऑफ द प्लॉट इज नोन एज, स्टोरी जो होती है बेसिकली पूरी ट्रेजेडी की, उसको उसका प्लॉट है। यानी ऐसी स्टोरी भी ऐसी हो कि वो आप कहीं भी सुना सकें बगैर कैरेक्टर के सुना सकें। यानी जो परफेक्ट प्लॉट होता है वो बगैर कैरेक्टर के याद रह जाता है। अब एक मिसाल आपको मैं और दूंगा इसी से रिलेटेड। टॉक अबाउट किंग लियर। किंग लियर में किंग लियर की 3 बेटियां हैं, और पहली का नाम है, एक का नाम है कॉर्डिलिया, एक का नाम है रैगन, एक गॉनरल। कॉर्डिलिया बहुत अच्छी है, नाइस है और ट्रू है, जबकि गॉनरल और जो रैगन है ये दोनों जो है मीन है और ये अच्छी नहीं। वो उनसे पूछता है एक दिन कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, कहती है चांद सूरज सितारों से ज्यादा तू सी, कहती है इससे भी ज्यादा। वो कहता है चलो जी, फ्रांस का एरिया तुम्हें दिया, इंग्लैंड का एरिया तुम्हें दिया, जर्मन ये फलां जो है एरिया तुम्हें दिए। तीसरे पूछता है तुम मुझसे कितना प्यार करो, दो नो यू टेल मी दो हाउ मच यू लव मी। She said that I love you so much, but the thing is that whenever I will be married, my half of love will be transferred to my husband, whom I'll get married. So, Father, I truly say that my love will be transferred to my husband as well. But upon this, he flared up. He said that think. She said, I have thought. He said, think again. She said, nothing. He said, nothing will get nothing. वो उसे कुछ नहीं देता और वो दोनों बेटियों को सब कुछ दे देता है। अब देखिए ये स्टोरी कितनी बड़ी, अल्टीमेटली वो सफर करता है और उसको वही बेटी जो है उसकी वो संभालती है। अब अगर इसे गौर से देखा जाए तो ये स्टोरी भी मुझे बड़ी देर पहले मैंने पढ़ी थी, मुझे याद। टॉक अबाउट द हैमलेट इज आल्सो ट्रेजेडी। हैमलेट को अगर गौर से देखें तो वो भी एक ट्रेजेडी है। एक शहजादा है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसकी मदर को उसके मदर और अंकल ने मिलके उसके फादर को कत्ल कर दिया, वो उसका बदला लेता है, अल्टीमेटली बदला लेता है और उनको मार देता है और खुद भी मार देता है। देखें जी, ये होती है स्टोरी किसी, ये से होता है प्लॉट। अगर प्लॉट आपका मजबूत है
उतना ही वो कहता है कि आपकी ट्रेजेडी जो है वो कामयाब। तो उसने कहा कि प्लॉट जो है वो सोल है किसी ट्रेजेडी की। आप इसमें जिसकी मर्जी की एग्जांपल दे दें, आप एडिपस रेक्स की दे दें, स्टोरी बड़ी मजबूत है, प्लॉट बड़ा मजबूत है। आप भले अथेलो का दे दें, प्लॉट मजबूत है। आप हेमलेट का दे दें, प्लॉट बता दें, तो इसमें आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसने कहा कि प्लॉट इज द सोल ऑफ द ट्रेजेडी। उसके बाद जी करैक्टर, उसने कहा कि करैक्टर जो है वो जैसा फॉर्म किया है वो वैसा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर उसने करैक्टर बनाया कि करैक्टर का रोल है, करैक्टर का क्या रोल है कि वो विलन का रोल करेगा, तो ही शुड परफॉर्म एज अ विलन, ही शुड लुक लाइक अ विलन। वो ये ना हो कि वो रोटेट करता रहे, कभी इधर हो कभी इधर हो। अगर वो एंटागोनिस्ट है तो एंटागोनिस्ट का रोल करे, अगर वो प्रोटैगोनिस्ट है तो प्रोटैगोनिस्ट का रोल करे। तो वो कहता है करैक्टर जो है ये दूसरे लेवल पर है। करैक्टर को उसने क्या क्या किया, एक उसने इंटरनल बनाया और एक को इसने एक्सटर्नल कहा है। लिख लें, इंटरनल करैक्टर में है, इंटरनल जो चीजें हैं, जो एलिमेंट्स हैं ट्रेजेडी के, वो हैं प्लॉट, ये इंटरनल है, यानी ये लाजमी। दूसरे लेवल पे जो इंपॉर्टेंट है एलिमेंट है ट्रेजेडी का, वो करैक्टर है। अगर करैक्टर आपका अच्छा है, अगर करैक्टर अच्छा रोल ही नहीं कर रहा तो आपकी ट्रेजेडी कामयाब होगी। अब यहाँ पे बड़े बड़े हमने ड्रामाज देखे हैं, उन ड्रामा के अंदर कौन कामयाब रहता है, जो अच्छा रोल, जिसके करैक्टर अच्छे होते हैं, प्रोटैगोनिस्ट अच्छा लिया होता है, एंटागोनिस्ट अच्छा लिया होता है। तो जो करैक्टर है फिर कहता है वो वही रोल करे। ये ना हो कि एंटागोनिस्ट कभी प्रोटैगोनिस्ट बनने की कोशिश करे, तो फिर कहता है वो उसकी जो ट्रेजेडी की सोल जो है वो लॉस हो जाता है, उसका एसेंस जो है, इट डज नॉट लुक। तीसरे लेवल पे कहता है थॉट। लिखें, तीसरे लेवल पे थॉट है, और थॉट के अंदर क्या चीज है कि करैक्टर को इस